नमस्कार दोस्तों, यह है एनसीईआरटी की, ठीक है ना, एनसीईआरटी की कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक है पॉलिटिकल की, सत्र 2024-25 की, ठीक है ना। नई बुक है, एकदम लेटेस्ट, मार्च में अपडेट हुआ था। तो चलिए हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते याद करते चलेंगे, क्योंकि जो एनसीईआरटी होती है ना, वहाँ से ही क्वेश्चनों की उत्पत्ति होती है और वहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। जो बोर्ड जिस तरह का होता है वह इसी प्रकार का क्वेश्चन बना के दे देता है, तो वह चाहे वो एनबीएस हो, केवीएस हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, या फिर कोई सा भी हो, कैसा भी हो। आई बात समझ में? क्वेश्चन यहाँ से ही आएंगे, ठीक है। तो हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। विशेष ऊँची, एक चिट्ठी आपका नाम ये तो पढ़ चुके हैं अपन ना। अब है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, ठीक है। लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। चल पहले पार्ट को लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं उठ के, ठीक। भारत का संविधान उद्देशिका, भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। यहाँ से क्वेश्चन आता है, बताइए संविधान की उद्देशिका में कौन से शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। 4 ऑप्शन देगा वो और मिलते जुलते देगा। भारत का संविधान उद्देशिका, है ना, दोबारा देख। हम हैं, फिर भारत के लोग हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी है ना, समाजवादी पंथ निरपेक्ष है ना, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इनका क्रम और पूछ लेता है वो। बताइए भारत के संविधान को देश काम है, निम्नलिखित में से क्रम सही है। संपूर्ण प्रभु संपन्न, इसके बाद में समाजवादी फर्स्ट, फिर पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 26 नवंबर 1949। संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976, 42वां संशोधन अधिनियम हुआ था 1976 की धारा 2 द्वारा 3/1/1977 से प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित। प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना पर प्रतिस्थापित, ठीक। संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा। तो ये बताइए 42वां संशोधन हुआ था 1976, 42वां संशोधन 1976 भाग 2 द्वारा 3/1/1977 से प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित। संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा 3/1/1977 को राष्ट्र की एकता के स्थान पर प्रतिस्थापित। तो 42वां संविधान संशोधन ये ऐसे किया था ना, 42 है तो 4 + 6 यानी कि 6 आ रहा है लास्ट में, तो 1976 ऐसे किया था भाई ये यार। जब देख, संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए 26 नवंबर 1949 आता है यहाँ से क्वेश्चन। अब है अध्याय 1, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों।
लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों? लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों? ठीक, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों? लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों? ठीक। लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों? परिचय। लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है? वह बहुत सरल परिभाषाओं से शुरुआत करते हैं, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। यह हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है। यह अध्याय पढ़ने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की बृहद परिभाषा पर अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की बृहत्तर परिभाषा पर आएंगे। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है, पर ऐसा क्यों है? कौन सी चीज़ें इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है? वो बात तो तेरी बात सही है, लेकिन देख, चीन में लोकतंत्र नहीं है। आई बात समझ? चीन में लोकतंत्र नहीं है, लेकिन माँ और वह चीन देश विकसित अवस्था में वह अपन से बहुत आगे है। चाहे वो ओलंपिक खेल हो, आई बात समझ में, चाहे वो डिजिटल उत्पादन हो, ठीक, या फिर व्यापार हो, आई बात समझ में, या फिर युद्ध सामान हो, या फिर टेक्नोलॉजी या फिर साइंस हो, उसमें सबसे आगे है। क्यों भाई? और सरकारी जो योजना है उनको भी क्रियान्वित तरीके से किया जाता है, ठीक है, और वह विकसित देश है। आई बात समझ, जबकि अपन विकासशील है। भाई ऐसा क्यों? और एक इजराइल देश है, वो छोटा सा देश है लेकिन वो विकसित है। आई बात समझ में? यानी कि हम हैं टक्कर में, अपन कृषि प्रधान देश हैं, लेकिन उतनी टेक्नोलॉजी, उतनी साधन संपन्न और उतनी सुविधा अभी नहीं है। अभी वो अपन को हासिल करना है, ठीक है। लेकिन बात वही है कि भाई वहाँ चीन में क्या है, लोकतंत्र नहीं है, वहाँ वो है। आई बात समझ में? शायद चीन में क्या है, राजतंत्र है शायद, राजतंत्र, ठीक है ना, एक ही पार्टी का शासन होता है हमेशा, वो है शासन पद्धति है। पर ऐसा क्यों? कौन सी चीज़ें इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है? क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है? इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले से हम चर्चा करेंगे। लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों? लोकतंत्र क्या है? आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखें। लोकतांत्रिक सरकारें, गैर लोकतांत्रिक सरकारें। परिभाषा की जरूरत क्यों? आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्रा मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका मैटिल्डा लिंगदो ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया और कहा कि अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने मेरी मैडम, मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगा। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब। क्या ऐसा ठीक नहीं होता? इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब। क्या ऐसा ठीक नहीं होता? लिंग दो मैडम, तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा ही नहीं करते? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसी शब्दों का उपयोग करने के पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं? जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। बात तो सही है भाई, शब्दों का उपयोग करके ही। मेरी फिर परिभाषा की ज़रूरत ही क्यों है? ये भी बात सही है, लेकिन हमें परिभाषा की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में आसानी होती है। हमें बारिश की परिभाषा की ज़रूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फ़र्क करना हो। लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है। हमें इसके
लिए भी स्पष्ट परिभाषा की जरूरत है, क्योंकि लोग इस शब्द का उपयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती है। जैसे कि चीन को अपन खुद को लोकतांत्रिक कहता है, पाकिस्तान भी अपने को लोकतांत्रिक कहता है। एक बात बता दो तुझे, जो गरीबी है ना अपने देश में ज़्यादा है, अपन से कम गरीबी है, यानी कि हमसे बढ़िया स्थिति में श्रीलंका, ऐसा वहाँ गरीबी कम है। फिर पाकिस्तान, वहाँ भी गरीब कम है। बांग्लादेश, वहाँ भी गरीबी कम है। ठीक, अपन औसत मृत्यु दर में आ गए हैं सबसे, यानी मृत्यु कम होती है, यानी चिकित्सा व्यवस्था ठीक ठाक है लगभग में। ठीक, रिबियांग लोकतांत्रिक कहती है। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती है, रिबियांग। लेकिन हमें परिभाषा बनाने की जरूरत ही क्या है। एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। अब ये दे देगा वो, बताइए ये परिभाषा किसने दी। लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। मेघालय में हम स्वयं पर राज्य करते हैं, इसे सभी लोग मानते भी हैं। हमें इसमें बदलाव करने की क्या ज़रूरत है। मेघालय में हम स्वयं पर राज्य करते रहे हैं। मेघालय में, अच्छा, मेघालय में हम स्वयं पर राज करते रहे हैं। लिंग 2 मैडम, मैं ये नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार न करें तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा है। हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरामी आदमी ने उसके लिए कुछ बहुत अच्छा कहा है। बात तो सही है, यहाँ सभी लोग उसे सही मानते हैं, ये भी बात सही है। ठीक है ना, हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरामी आदमी ने उसके लिए बहुत कुछ अच्छा कहा है, या सभी लोग उसे सही मानते हैं। ये बात तो सही है भाई। योलांदा मैडम, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ। हमें कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द का डेमोक्रेसिया से बना है। अब ये आ जाएगा, बताइए डेमोक्रेसी शब्द बना है किससे। यूनानी से, अरबी से, फारसी से, ब्रिटेनी से, या फिर इंग्लिश से। डेमोक्रेसी यहाँ पर ग्रीक, तो डेमोक्रेसी क्या है, यूनानी शब्द है। अब वो दे देगा एक छोटा सा क्वेश्चन, बताइए डेमोक्रेसी किस प्रकार का शब्द है। आई बात समझ में। तो अपन को क्या करना होगा, ऑप्शन देगा वो, यूनानी, ग्रीक, अरब, अंग्रेजी। डेमोक्रेसी यूनानी, डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। ये बताइए डेमोस का अर्थ क्या होता है यूनानी में। डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, ये सही अर्थ है। फिर परिभाषा की क्या ज़रूरत है। अब ये न परिभाषा दे भी दी और अपन को पता भी नहीं चला। ये होती है अच्छी बुक की खासियत। डेमोक्रेसी, डेमोस, डेमोस मतलब लोग, क्रेसिया मतलब शासन। कौन सा शब्द है, यूनानी। और असम पर अपन स्वयं शासन करते थे। और ये परिभाषा किसकी है, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलाने वाला शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। इस सवाल पर लिंग दो मैडम, इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता, समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता भी रहता है। बात तो सही है भाई।
समय और प्रयोग के साथ साथ इसका तो बदलता भी रहता है। अब कंप्यूटर शब्द को ही लो, यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता था। दरअसल में ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने और फिल्म देखने में होता है। शब्द वही रहते हैं, पर समय बीतने के साथ उनका अर्थ बदल सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर भी भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता। यह भी बात सही है भाई। मैंने तो यह भी सुना है कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ लोक परतंत्र, ये बात तो सही है, लोक परतंत्र हावी रहता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये बात तो सही है भाई, क्योंकि जो नेता है ना, वो चुनाव के बाद में नहीं आते। आई बात समझ में? चुनाव के समय ही वो गली गली घूमते हैं, ठीक, और चुनाव होने के बाद में फिर वो एक बार भी दर्शन नहीं देते। क्या समस्या है, जनता में क्या प्रॉब्लम है, जो चुनाव जहाँ से वो चुने गए हैं वहाँ पे क्या समस्या आ रही है, ठीक है ना, जाके भी नहीं देखते, और जाते हैं तो इनको धुतकार के फटकार के भगा देते हैं। तो भाई हुआ ना ये कि लोक परतंत्र का शासन। आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा करनी होगी। मेरी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होगा, ठीक है भैया ना, लिंक दो एकदम सही। इसलिए आओ अब यह काम कर ही डालें, खुद करें खुद सीखें। आइए लिंगो मैडम की बात को गंभीरता से लें और कलम और बारिश और प्रेम जैसे सदा प्रयोग होने वाले साधारण शब्दों की ठीक ठीक परिभाषा लिखने की कोशिश करें। जैसे क्या आप कलम की कोई ऐसी स्पष्ट परिभाषा है जो उसे पेंसिल, ब्रश, हाइलाइटर या मार्कर से अलग बताती है? इस प्रयोग से आपने क्या सीखा है? लोकतंत्र को समझने में इस अनुभव ने हमें क्या क्या सिखाया है? आई बात समझ में? एक सरल परिभाषा, एक सरल परिभाषा कुछ छोटा थोड़ी है। एक सरल परिभाषा, एक सरल परिभाषा, ठीक है। आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें कि जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली और सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना या लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए, चुनने का अधिकार होना। इसलिए हम सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, ठीक है भाई। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। म्यांमार के सैनिक के शासनों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। कहाँ की बात है? म्यांमार की। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। पी नो से चीले जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। पिनोसे शायद चिली में है, ये चिले।
जैसे तानाशाह का चुनाव लोग नहीं करते, यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। राजशाहियों सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतंत्र कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि हम अध्याय 3 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वे लोकतांत्रिक हो या न हो, आया समझ में, समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या न हो, खुद को लोकतांत्रिक कहना या कहलाना चाहती है। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानीपूर्वक फर्क करना होगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझेंगे और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानेंगे। आई बात समझ में? बात तो सही है भाई। चल एक एक शब्द को समझते हैं, एक एक शब्द को सावधानी से समझेंगे, एक एक शब्द को सावधानी से समझेंगे और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। रेबियांग स्कूल से घर गई। उसने लोकतंत्र के बारे में कुछ अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों को जमा किया। इस बार उसने उन व्यक्तियों को कहने या लिखने वाले के नाम का उपयोग नहीं किया। वह चाहती है कि आप भी उन्हें पढ़ें और बताएं कि ये उक्तियाँ कितनी अच्छी या उपयोगी है। लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। सही बात है, करेक्ट एकदम। लोकतंत्र का मतलब है अपने तानाशाहों का चुनाव करना, पर उनके मुँह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद। लोकतंत्र का मतलब है अपने तानाशाहों का चुनाव करना, पर उनके मुँह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद। ठीक है, यानी कि वे लुभावनी ऑप्शन देते हैं कि हम ये कर देंगे, वो घोषणा नहीं करते हैं वो। व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। सही है, ये भी सही है। व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार ही हम पर शासन करें। लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार ही हम पर शासन करें। लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से भी दूर किया जा सकता है। लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं। एक मिनट है, लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार ही हम पर शासन करें। हम जैसे लायक हैं। सही है। लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। ये भी सही है, ये सभी सही है भाई। इन्हें पढ़कर बताए कि युक्तियाँ कितनी अच्छी हैं, उपयोगी है। लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक अपने आप बन जाने का अधिकार देता है। लोकतंत्र का मतलब है अपने तानाशाहों का चुनाव करना, पर उनके मुँह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद। व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सी सरकार हम पर शासन करे। लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से भी दूर किया जा सकता है। बहुत गहराई है इन लाइनों में, आई बात समझ में। लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया
जा सकता है। कहाँ पहुँचे, क्या समझे? डेमोक्रेसी। कुछ समझ में आ रहा है? ये सैनिक शासन है, लेकिन इन्होंने झंडा ओढ़ रखा है किसका? लोकतंत्र का, कि नहीं हम लोकतंत्र हैं, लेकिन सैनिक शासन है ये। डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की विशेषताएं। हमने सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की। लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों को चुनाव करती है। इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उनके किन अधिकारियों का चुना जाना होना आवश्यक है? लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए? किसी तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है? किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है? कौन लोक शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं? क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है? क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकता है? सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यहाँ लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्षण रेखाओं में बंद कर काम करना जरूरी है। हाँ, जरूरी है। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन सब पर बारी बारी से विचार करें। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। जनरल परवेज मुशर्रफ ने है ना, अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। 2002 में क्या करवाया? एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ की गई है। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। संविधान को बदल डाला। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है। इस ऑर्डर के अनुसार ये बताइए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या है? अगस्त 2002 में उन्होंने, है ना, पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है। पाकिस्तानी बात चल रही है। 2002 मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। यानी कि जो मंत्रिपरिषद है ना,
उसके भी ऊपर है फौजी अधिकारी। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के, भाई वो तो भाई बात है। अब जो ये कार्य करनी है ना, मेन जो ये संविधान ये जो ये राजकाज चलाने का काम करेगी, तो इसके भी ऊपर वो है। अब इसमें आम जनता के चुने हुए वगैरह प्रतिनिधि है, लेकिन इसके ऊपर जो है ना सेना के प्रमुख अधिकारी, ये चुने हुए नहीं हैं। अब ये इसको कंट्रोल कर रहा है। अब ये इसको कंट्रोल कर रहा है, तो अब शक्ति किस में निहित है? इसमें ही निहित है, सेना के प्रमुख अधिकारियों में, चाहे ये चुने हुए ही हो। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए। चुने गए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी। चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी। आगे नहीं बात समझ में? भाई पहले तो चुनाव जीत लिया, नहीं हथिया लिया। शुरू में क्या किया था मुशर्रफ ने? तख्ता पलट की अगुवाई की और लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार को उखाड़ पड़ा और खुद को मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया तख्ता पलट के। फिर एक जनमत संग्रह करा दिया, ठीक है। अब जनमत संग्रह करा दिया और जनमत संग्रह करा के खुद का जो कार्य है उसको 5 साल बढ़वा लिया। अब ये करने के बाद में फिर उस पर आरोप वगैरह लगे, तो फिर 2002 में इलीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर बना के संविधान को ही बदल डाला, ठीक है ना, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। अब इसको बदल डाला, तो इसके तहत उसने क्या किया, जो ये मंत्रिपरिषद है, ठीक है ना, ये इसके अंडर काम करेगी। हाँ, होने को तो जो मंत्रिपरिषद चुने हुए होंगे जनता द्वारा चुने जाएंगे, लेकिन इनके ऊपर होगा ये सेना के प्रमुख अधिकारी। तब सेना किसके शक्ति किसके पास है? सेना के पास है, चाहे चुने ही क्यों हो, चुने ही क्यों नहीं गए हो। आगे बात समझ में? क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया? नहीं, यहाँ से लेते हैं। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र नहीं कहने के अनेक ठोस कारण हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों जनरल मुशर्रफ के पास थी अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों को चुनाव किया है? हम ऐसा नहीं कह सकते। क्या आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? हाँ, किया है। हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं हैं। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते, यानी वो मुखौटा है। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसा तानाशाही और राजाशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। हाँ, तो वो तो फॉर्मलिटी है, अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथों में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है। अच्छा, विदेशी न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में, इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुँचते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। सही है, जैसे कि अपन चुनते हैं, ठीक, जब अपन चुनते हैं तो ये होता है और इनके ही अंडर शक्ति होती है। फिर 5 साल में फिर चुनाव होते हैं, फिर चुनते हैं, ये है। अब ये थोड़ी है कि जैसे कि अपन ने चुन लिया, लेकिन अपने चुने हुए जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कोई और का अधिकार है, या फिर
उनके अंडर काम करते हैं, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। इसमें क्या हो रहा है, जब तक बात पार्टी की सदस्यता का फॉर्म भरकर उसकी सदस्य नहीं बनाओगी अंदर नहीं आ सकती। जब तक बात पार्टी की सदस्यता का फॉर्म भरकर उसकी सदस्य नहीं बनाओगी सदस्य नहीं आ सकती। सीढ़ियाँ। सीरिया पश्चिम एशिया का एक छोटा सा देश है। शासकवाद पार्टी और उसकी कुछ सहयोगी पार्टियों को ही देश में राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति है। ये बताइए, जो ये वाद पार्टी है जो कहाँ है? सीरिया में। कहाँ है? सीरिया में वाद पार्टी। कुछ सहयोगी पार्टियों को ही देश में राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति है। कुछ सहयोगी पार्टियों को ही देश में राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति है। क्या इस कार्टून को चीन और मैक्सिको पर भी लागू किया जा सकता है? लोकतंत्र के माथे पर पत्तों से बने ताज का क्या महत्व है? डेमोक्रेसी। सुन मेरी बात, सीरिया पश्चिमी एशिया का एक छोटा सा देश है। शासकवाद पार्टी और उसकी कुछ सहयोगी पार्टियों को ही देश में राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति है। क्या इस कार्टून को चीन और मैक्सिको पर भी लागू किया जा सकता है? लोकतंत्र के माथे पर पत्तों से बने ताज का क्या महत्व है? बात तो सही है, चीन में भी ऐसे ही होता है। ठीक। सीरिया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। ये क्या है? यह कार्टून लातिन अमेरिका के संदर्भ में बना है। क्या आपको लगता है कि यह पाकिस्तान पर भी फिट बैठता है? हाँ सही है, फिट बैठता है। लातिनी अमेरिका के संदर्भ में बना है। क्या आपको लगता है कि यह पाकिस्तान पर भी फिट बैठता है? कुछ अन्य देशों के बारे में सोचिए जिन पर यह कार्टून लागू हो सकता है। क्या ऐसा कई बार हमारे देश में भी होता है? आपातकाल के समय होता है भाई ये। आई समझ में, जब आपातकाल का उल्लंघन हो जाता है। अब तो आपातकाल में भी संशोधन कर दिया गया है। मंत्रिपरिषद की सलाह के ही आधार पर तब आपातकाल लागू कर सकते हो आप। लातिनी अमेरिका। ठीक। और ये कौन सा है? सीरिया का। सीरिया में कौन सी पार्टी है? बाथ पार्टी। ठीक। अब इसको लेते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। चीन की संसद को कुबांगो रेमेमिन दाइबियामो दाइन राष्ट्रीय संसद कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, ध्यान रखना है इसको कि चीन की संसद को क्या कहा जाता है। कुबांगो रेमेमिन दाइबियाओ दाउई राष्ट्रीय संसद। कुबांगो रेमेमिन दाइबियाओ दाहुई। ठीक है। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। ठीक है ना, पूरे चीन से कितने आते हैं? 3000।
इसके पूरे चीन से, इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है कि ये कुछ ना चुका है। बताइए चीन में कौन सी पार्टी है कम्युनिस्ट, लेनी होती है। 2002 और 2003 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उसके संबंध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। अभी चुनाव लड़ेगी जो पार्टी तो वही तो जीतेगी। बाकी पार्टियों को कुछ छोटी मोटी होती है, उनको ही परमिशन होती है। बाकी बड़ी या फिर कोई और है उनको परमिशन नहीं होती। चीन की संसद को कुवांगुओ रेममिन दाइबियाओ ताहुई राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। चीन की संसद के प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। संसद के प्रति इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से 2002-03 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। 1930 में आज़ाद होने के बाद से मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। कब? 1930 से 1930 में आज़ाद होने के बाद से मैक्सिको में 1930 में आज़ाद होने के बाद मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती है। ये तो बात होगी किसकी? चीन की। आई बात समझ में? क्वांगो रेमन दाइबियाओ दाओई है ना, 3000 सदस्य चीनी कम्युनिस्ट। सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टी और इसके संबंध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को चुनाव लड़ने की अनुमति मिलती है। अब यह है मैक्सिको की। मैक्सिको अब आज़ाद हुआ 1930 में। हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी के नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती है 1930 से। दो हज़ार तक है ना, 2000 तक मिलती थी। 1930 से और 2000 तक किसको? PRI को। PRI कहाँ की है? मैक्सिको की। नाम की एक पार्टी को जीत मिलती है। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया भी जब तब विपक्षी दलों को आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज ही करती थी। मीडिया भी जब तब विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज ही करती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते। PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसे खर्च करती थी। क्या हम ऊपर वर्णित चुनावों को लोगों द्वारा अपना शासन चुनने का अधिकार मान सकते हैं? नहीं। इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ काफ़ी सारी समस्या है। चीन के चुनावों में
लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता, ठीक, ऑप्शन ही नहीं है। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को तो विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। फिर भी तरह वहाँ शासन दल को किसी तरह वहाँ शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था, लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहाँ हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। इस प्रकार जब हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता गुण को जोड़ सकते हैं, लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता। चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दे। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होने चाहिए ताकि जनता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। लोकतांत्रिक चुनावों के बारे में अध्याय 3 में और बातें जानेंगे। यह है भाई जाने कहाँ कहाँ की बातें हो रही है। क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सरकारों और शासनों से ही है? क्या हम अपनी कक्षा में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर सकते हैं? क्या हम अपने परिवार में लोकतंत्र की बात कर सकते हैं? क्या हम लोकतांत्रिक परिवार की बात कर सकते हैं? क्या हम अपने परिवार में लोकतंत्र की बात कर सकते हैं? क्या हम एक लोकतांत्रिक परिवार की बात कर सकते हैं? ठीक, लातिन अमेरिका यानी कि लैटिन अमेरिका। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। ठीक, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। यह कार्टून लातिन अमेरिका के लोकतंत्र के कामकाज से संबंधित है। इसमें सिक्कों की थैलियों का क्या मतलब है? राजनीति में थैली शाहों की भूमिका के बारे में कार्टून बनाने वाला क्या कहना चाहता है? क्या इस कार्टून को भारत पर भी लागू किया जा सकता है? यानी कि पैसे से चुनाव लड़ा जाता है। कहाँ की बात है? लातिन अमेरिका। यानी कि पक्षपातपूर्ण होते हैं चुनाव। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। ठीक, अब है एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल। पहले हमने पढ़ा कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। आई बात समझ में? एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। 2015 एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। एस्टोनिया ने अपने यहाँ
कि रूसी अल्प समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। एस्टोनिया ने, आई बात समझ में, किन के खिलाफ बढ़ाएं? रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। यानी कि वोटों का मूल्य अलग अलग है ना। फिजी और ये एस्टोनिया है, एस्टोनिया रूसी अल्प समाज के लोगों को, और ये सऊदी अरब है 2015। लोकतांत्रिक राजनीति समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। अध्याय 3 में हम इस बारे में ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट, वोटर, वो भी क्या दिन थे जब मैं ही एक व्यक्ति और मेरा ही एकमात्र वोट था और यही मुझे पसंद था। वो भी क्या दिन थे जब मैं ही एक व्यक्ति और मेरा ही एकमात्र वोट था और यही मुझे पसंद था। कानून का राज और अधिकारियों का आधार कुछ छोटा थोड़ी है, नहीं कुछ नहीं है। कानून का राज और अधिकारियों का आधार, कानून का राज और अधिकारियों का आधार। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। अल्पसंख्यक बोलते हैं यानी कि जो एरिया है वहाँ कम संख्या में जो होता है उसको अल्पसंख्यक, यानी कि अल्प संख्या में गोरों के शासन से मुक्ति मिली। इसके बाद देश पर जानू पीएफ दल का राज है। उसके बाद देश पर जानू पीएफ दल का राज है जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। एक मिनट। कानून का राज और अधिकारियों का आदर। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। उसके बाद देश पर जानू पीएफ का दल राज है। जानू पीएफ दल का राज है जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानू पीएफ दल ही जीता था। जानू पीएफ कहाँ की बात है? जिम्बाब्वे की। कानून का राज और अधिकारियों का आधार। जानू पीएफ दल ही जीता था। राष्ट्रीय मुगाबे जिम्बाब्वे 1980। मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी और उसकी जवाबदेही को कम किया था। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था। उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। गजब। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। टेलीविज़न और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था, है ना, और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। ये कुछ कुछ तो अपने भी होता है भाई। लेकिन दोनों पार्टियों के होते हैं, कांग्रेस के भी होते हैं और भाजपा के भी होते हैं। चुनाव के समय ऐड आते हैं टीवी पे। सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। अखबार स्वतंत्र थे पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसले की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे। उसने जजों पर दबाव भी डाला। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया।
भूकंप का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक ज़रूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। सही बात है, लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनावों पर नज़र डालना ज़रूरी है, पर उतना ही ज़रूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर नज़र डाली जाए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे। उनको सोचने की, उनकी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन अधिकारियों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिससे आदर्शों का पालन सब लोग करते हो। इन अधिकारों के बारे में हम अधिक विस्तार से अध्याय 5 में पढ़ेंगे। सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिसके आदर्शों का पालन सब लोग करते हो। इन अधिकारों के बारे में हम अधिक विस्तार से अध्याय 5 पढ़ेंगे। इस प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती है। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ उस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खासतौर से उसे अल्पमत वाले समूह को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती है। ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। इसके बारे में हम ज़्यादा विस्तार से अध्याय 4 में पढ़ेंगे। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित कर सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। अब इसको आगे पढ़ेंगे, है ना, परिभाषाओं का सारांश को। चल इसको कर ही लेते हैं, ये इसमें एक में हो जाएगा। आइए अब तक हुई चर्चा को समेटें। हमने लोकतंत्र के सरल सी परिभाषा से बात शुरू की थी। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट न हो जाएं, यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को रेखांकित किया है। इसके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो और इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। लोकतंत्र के कामकाज उनकी अनुपस्थिति के इन 5 उदाहरणों को पढ़िए। इनका मेल लोकतंत्र की ये चल रहा था अपना है। लोकतंत्र के कामकाज का उसकी अनुपस्थिति के इन 5 उदाहरणों को पढ़िए। इनका मेल लोकतंत्र की उन प्रासंगिक विशेषताओं से कराएं जिनकी चर्चा ऊपर की गई है। उदाहरण और विशेषताएं।
भूटान नरेश ने घोषणा की कि आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे। कानून का शासन। भूटान नरेश ने घोषणा की कि भूटान नरेश ने घोषणा की है कि वे आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे। लोकतंत्र के कामकाज या उनकी अनुपस्थिति के इन 5 उदाहरणों को पढ़िए। इनका मेल लोकतंत्र की उन प्रासंगिक विशेषताओं से कराएं जिनकी चर्चा ऊपर की गई है। जब चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा की गई सलाह पर काम करेंगे। अधिकारों का सम्मान, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, चुने हुए नेता द्वारा प्रमुख फैसले करना। इसका ये होगा भारत से गए अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। कानून का शासन, एक व्यक्ति एक मूल एक वोट, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, अधिकार समूह। कानून का शासन, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल, ये नहीं है इसमें वोट देने का, जब इसमें शायद कानून का शासन है। नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमावड़ों, प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगा दी। नेपाल नरेश ने, जब इसमें आएगा क्या, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने को असंवैधानिक ठहराया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने को असंवैधानिक ठहराया। जब यार इसमें है ना, ये आएगा। बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियां इस बात पर सहमत हुई कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार न रहें। चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार न रहें, यानी कि बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियां इस बात पर सहमत थी कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार न रहें। तो इसका मतलब देख, ये तो सही है ना। और इसका क्या है, चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार न हो। बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टी इस बात पर सहमत हुई कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार न हो। बहुत भयंकर क्वेश्चन है, हल्का मत लेना। देख, भूटान नरेश ने घोषणा की कि आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे। जब इसमें तो ये है ठीक। भारत से गए अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। जो है ये, इसको छोड़ देते हैं ना। नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमावड़ों, प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगा दी। जब एक व्यक्ति एक वोट एक मूल, आई समझ में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने को असंवैधानिक ठहराया, सर्वोच्च न्यायालय ने। तो इसका मतलब ये कानून का शासन है इसमें, है ना। बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टी इस बात पर सहमत है कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार न रहें। तो शायद ये हो सकता है इसमें, अधिकारों का सम्मान। चुनाव में किसी पार्टी की सरकार न रहे। राजनीतिक पार्टियां इस बात पर सहमत है कि चुनाव में किसी पार्टी की सरकार न रहे। तो शायद इसमें ये करें क्या, ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला कैसे होगा, जब अगर पार्टी नहीं है तो। ये तो सही है ना। और तमिल बंधुओं को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया।
इसको छोड़ देते हैं। नेपाल, ये एक व्यक्ति एक वोट एक मूल हो गया, नेपाल नरेश ने। फिर सर्वोच्च न्यायालय, ये कानून है ना। बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टी इस बात पर सहमत हुई कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार नहीं रहे, जब इसमें अधिकारों का सम्मान कर दें क्या। हाँ, ये करते हैं इसमें अधिकारों का सम्मान, और इसमें ये आएगा ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, क्योंकि सरकार कर सकती है। अब समझ में, जैसे कि अपने लोकतंत्र है तो अपन यहाँ अपन अलाउ नहीं करते हैं कि भाई कोई और वोट दे बाहर का, आएगा समझ में। तो ये इसमें ही आएगा स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, क्योंकि अगर बाहर के वोट देने वालों को गिना जाएगा ना, तो फिर वो तो संप्रभुता नहीं रहेगी, फिर वो लोकतंत्र नहीं रहा एक तरह से, वो बड़ी बात है। तो ये सब सही है। ये इसका ये होगा चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसले करना। तमिल मजदूरों का ये होगा स्वतंत्र निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। नेपाल नरेश का ये हो गया, सर्वोच्च न्यायालय का कानून शासन हो गया। और बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियाँ, जब ये अधिकारों का सम्मान हो गया, ठीक है। और चीनी सरकार ने गूगल और याहू जैसी लोकप्रिय वेबसाइटों पर बंदी से लगाकर इंटरनेट पर सूचना के मुक्त प्रवाह को रोक दिया। इस कार्टून में इसी पर टिप्पणी की गई है। टैंक और निहत्थे छात्र की तस्वीर पाठक को चीन के हाल के इतिहास की एवं अन्य बड़ी घटना की याद दिलाते हैं। यह घटना क्या थी, उसके बारे में अनुभव जुटाएं। ये घटना क्या थी, इसके बारे में अनुभव जुटाओ। टैंक और निहत्थे छात्र की तस्वीरें पाठक को चीन के हाल के इतिहास की एक अन्य बड़ी घटना की याद दिलाते हैं। अनुभव जुटाओ। सिस्को, डू नो एवल। जिम्बा की भी बात क्यों करें, मैं तो अपने देश में भी इस तरह की घटनाओं की खबर अखबारों में पढ़ती रहती हूँ, हम इसकी चर्चा क्यों नहीं करते। कानून का राज और अधिकारों का आदर। जिम्बाब्वे में यह कार्टून सद्दाम हुसैन के शासन को काट फेंकने के बाद हुए चुनावों से संबंधित है। उन्हें जेल में बंद दिखाया गया है। यह कार्टूनिस्ट क्या कहना चाहता है, इस कार्टून के संदेश और अध्याय में आए पहले कार्टून के संदेश की तुलना कीजिए। वो भी क्या दिन थे जब मैं ही एक व्यक्ति, मेरा ही एक वोट था और यही मुझे पसंद था। ठीक, तो अब अपन ने क्या पढ़ा है, अपन ने ये पढ़ा है, देख लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। लोकतंत्र क्या है, परिभाषा की जरूरत क्यों। एक सरल परिभाषा, बहुत शानदार क्वेश्चन आएगा यहाँ से। कहाँ पहुँचे, क्या समझे। लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार ही हम पर शासन करें। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की विशेषताएं। लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। परवेज मुशर्रफ, सीरिया। मुख्य कार्यकारी घोषित किया, बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। लातिन अमेरिका, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए।
कम्युनिस्ट पार्टी कौन सी पार्टी है? कम्युनिस्ट पार्टी। 3000 सदस्य। ये चीन की संसद का नाम क्या है? क्वांगुओ रेमन दाइबियाओ ताओ हुई। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। कार्टून बूझें। लातिन अमेरिका। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। यह कार्टून सद्दाम हुसैन के शासक का है। वो भी क्या दिन थे जब मैं ही एक व्यक्ति और मेरा ही एकमात्र वोट था और यही मुझे पसंद था। कानून का राज और अधिकारियों का आदर। जिम्बाब्वे में 1980 में मोगाम्बे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। मोगाम्बे को। कार्टून पूछें। चीनी सरकार ने। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। परिभाषाओं का सारांश। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो। इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। इस चुनाव से बनी हुई सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। कहाँ पहुँचे क्या समझे, इसका फुल लिंक पढ़ेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।